हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज में अपन कर रहे थे यूनिट नंबर 4.1 इनकम रिकॉग्निशन। इनकम रिकॉग्निशन में हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। अब अपन करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो फटाफट से आप लोग भी कॉपी और पेन निकालिए और इलस्ट्रेशन 2 को भी अपन आसान बनाते हैं। चलिए तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं रीड करना। फाइंड आउट द इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द केस ऑफ एसएस बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 कर देते हैं अपन 21। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो एसेट्स दे रखी है हमें, एक परफॉर्मिंग एसेट्स और दूसरी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हमने सीखा था परफॉर्मिंग एसेट्स वो एसेट्स होती है जो कि जिनका कब तक ड्यू रहता है, बोलो इंटरेस्ट 90 डेज तक। लेकिन अगर ये पीरियड 90 डेज से एक्सीड कर जाता है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो 90 डेज तक अगर अमाउंट ड्यू है तो उसे हम बोलते हैं परफॉर्मिंग एसेट, और अगर 90 डेज एक्सीड कर जाए तो उसे अपन बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यहाँ पर परफॉर्मिंग एसेट्स का इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का दे रखा है इंटरेस्ट अक्रूड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब हमें ये करना है कि परफॉर्मिंग एसेट्स में हमें कौन सा इंटरेस्ट कंसीडर करना है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के केस में हमें कौन सा इंटरेस्ट कंसीडर करना है। तो सेम जैसे अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया था वैसे ही इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे। और हमें पता है कि परफॉर्मिंग एसेट्स में हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं इंटरेस्ट को, ऑन अक्रूवल बेसिस या फिर बोल सकते हैं अर्न बेसिस, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर यानी एनपीए पर अपन कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं इंटरेस्ट को, रिसीव्ड बेसिस पर या फिर कैश बेसिस पर। मतलब जब पैसा मिलेगा तभी रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, देखो सबसे पहले प्रेजेंटेशन के लिए जो उन्होंने हमसे बोला है फाइंड आउट द इनकम टू बी रिकॉग्नाइज, तो यही अपन यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कंप्यूटेशन द इनकम टू बी रिकॉग्नाइज इन द केस ऑफ एसएस बैंक फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के लिए यही लाइन उधर से उठाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे। आप भी मेरे साथ साथ लिखिए ताकि आपको एग्जाम में भी आदत हो जाए ये सब प्रेजेंटेशन करने की। ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड कौन से केस में, इन द केस ऑफ कौन सी बैंक है, एसएस बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, फिर हमने x को 2 कर दिया तो 2021। ठीक है ना। तो जितनी भी सारी बातें यहाँ पर लिखेंगे और अमाउंट हमारा यहाँ पर लिखेंगे। तो अमाउंट जो है वो किस में है, लैक्स में है, तो हम भी अपना अमाउंट को किस में कर देते हैं, अमाउंट्स इन लैक्स। देखो यहाँ पर दे रखा था ना अमाउंट्स इन लैक्स, वही। अब सबसे पहला कौन सा है, देखो टर्म लोन, और सेकंड है कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। तो पहले अपन टर्म लोन को लिखते हैं। टर्म लोन में दो तरीके से, सबसे पहले परफॉर्मिंग एसेट्स फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट में कौन सी रखनी है, अक्रूड वाली, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कौन सी रखनी है, रिसीव्ड वाली। तो सबसे पहले परफॉर्मिंग की, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है। और नेक्स्ट इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है। तो परफॉर्मिंग एसेट्स पर अपन कौन सी लेंगे, इंटरेस्ट अक्रूड,
और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर इंटरेस्ट रिसीड कितनी है, इस पर 240 और इस पर कितनी है 10। तो 240 आ गई अक्रूड और 10 आ गई रिसीव्ड, ये हो गई हमारी 250। ठीक है, उसके बाद कौन था, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। तो नेक्स्ट अपन लिखते हैं कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट्स। इसमें भी दो, सबसे पहले परफॉर्मिंग पर कौन सी होती है, अक्रूड वाली। तो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसके बाद इंटरेस्ट, ओहो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, रिसीड आएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट रिसीड ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है ना। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट की देखते हैं, कितनी थी परफॉर्मिंग एसेट्स पर अक्रूड 1500 और नॉन परफॉर्मिंग पर रिसीड कितनी है 24। तो ये आ गया 1524 टोटल परफॉर्मिंग का और नॉन परफॉर्मिंग का। तो एक बार कैलकुलेट कर लो फटाफट से, 250 इसकी और 1524 किसकी, इसकी। तो आ गया 1774। तो टोटल कितना आ गया 1774। तो हमें टोटल इंटरेस्ट कितना रिकॉग्नाइज किया है, टोटल इंटरेस्ट टू बी रिकॉग्नाइज, इतनी इंटरेस्ट हमें रिकॉग्नाइज करनी है। ठीक है ना। अच्छा, मैंने ये भी बोला था इलस्ट्रेशन नंबर 1 में कि इतना ख़त्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, हमें 2 लाइन यहाँ पर ज़रूर लिख के आनी है एग्ज़ाम के टाइम पे। ये प्रेजेंटेशन तो हमारी बहुत अच्छी हो गई, पर हमें 2 लाइन और लिख के आनी है। एक लाइन किसके नाम थी, परफॉर्मिंग के, परफॉर्मिंग एसेट्स। इसमें हमें क्या लिखना था, इंटरेस्ट should be recognized on accrual basis। अब दूसरी लाइन आप लोग बताओगे, नॉन परफॉर्मिंग के नाम कौन सी लाइन थी, ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसकी लाइन क्या थी, इंटरेस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन कैश बेसिस। जब पैसा आएगा, जब पैसा रिसीव होगा तभी अपन रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो आपको टोटल इस तरीके से प्रेजेंट करना है, जो क्वेश्चन होगा उसको मिडिल में बिल्कुल क्वेश्चन नंबर लिख के आना है, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना है। जो उन्होंने हमसे बोला है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको अपन पहले लिख कर आएंगे, उसी से स्टार्ट करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन, और अमाउंट इस साइड लिखेंगे और सारी चीज़ें इस साइड, और जो उन्होंने पूछा था टोटल इंटरेस्ट वो अलग से दिख ही रहा है, और साथ में ये 2 लाइन भी ज़रूर लिख के आएंगे। इस तरीके से करके आएंगे। अगर इससे थोड़ी रफली प्रेजेंटेशन भी करके आएंगे तब भी आपके पूरे मार्क्स आएंगे। तो बिल्कुल लोड मत लेना कि एकदम ऐसे ही छाप के आना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर टाइम कम होता है, तो आपको थोड़ी सी रफली प्रेजेंटेशन करके आनी। लेकिन ये लाइन वगैरह ज़रूर करके आना, अगर स्केल से नहीं करो कोई बात नहीं, लेकिन खुद से भी करके आना। बिकॉज क्या होता है ना, हमारी एग्ज़ाम टाइम में राइटिंग बहुत ख़राब हो जाती है, तो हमारी ये सारी चीज़ें अमाउंट और ये सब ना मिलने लगता है, इसलिए अपन जो लाइन अगर खींच दें तो वो थोड़ा सा अलग अलग खिला खिला लगता है, तो उससे हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है और एग्जामिनर को चेक करने में आसानी रह जाती है। जो चेकर होता है वो सबको सेपरेट सेपरेट दिखता है, तो वो कर लेता है अच्छे से। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। एक बार लास्ट बार मुझे बता दो, परफॉर्मिंग एसेट्स पर कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है इंटरेस्ट, अक्रूवल बेसिस पर, और नॉन परफॉर्मिंग पर कैसे किया जाता है, कैश बेसिस पर। सबसे इम्पॉर्टेंट यही लाइन है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा परफॉर्मिंग की कौन सी लेनी है हमें
अक्रूड वाली ये रही, और नॉन परफॉर्मिंग की कौन सी लेनी है, रिसीव वाली। इतना अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से डील कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि विद्या के मंदिर में आए हो तो घंटी बजाना ज़रूरी है। एंड इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।